अध्याय 1 मिस्टेक। क्या बस इतना ही था? एक अंधेरे कमरे के बीचों बीच, जहां सिर्फ उसके कंप्यूटर की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मयंक ने अपने सीने को ऐसे पकड़ रखा था जैसे मौत ने उसे जकड़ लिया हो। अधिकतर लोग अकेले मरने से डरते हैं, लेकिन मयंक के लिए यह अंत ठीक था। वह संतुष्ट था। उसके लिए गेम खेलना, एनिमे देखना और बाहर से खाना मंगवाकर खाना ही एक खुशहाल जिंदगी थी। जब तक उसके पास इंटरनेट था, वह अपने घर के अंदर ही हमेशा रह सकता था। 35 साल की उम्र में उसके शरीर ने जवाब दे दिया। आखिरकार, सिर्फ फास्ट फूड और बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करना, यह लंबी उम्र के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं था। धीरे धीरे उसकी नजरें धुंधली पड़ गईं, जैसे किसी ने उसे नींद में धकेल दिया हो। लेकिन कुछ अजीब हुआ। मयंक अब भी चेतन था। वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था, उसकी त्वचा कुछ महसूस नहीं कर रही थी, और वह अपने आसपास कुछ देख भी नहीं पा रहा था, पर वह सोच पा रहा था, क्या ये परलोक है? उसने कभी किसी धर्म में विश्वास नहीं किया था, लेकिन शायद वे सब सही थे। नमस्ते मयंक। एक दिव्य आवाज अंधकार में गूंज उठी, जिससे वह चौंक गया। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूं? सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं। मेरी एक गलती की वजह से तुम्हारी दुनिया से विदाई जल्दी हो गई। तुम्हें अभी मरना नहीं चाहिए था। मयंक ने सही अंदाजा लगाया कि वह किसी ईश्वर जैसी शक्ति से बात कर रहा है। तुम ईश्वर हो, है ना? हाँ, मैं ईश्वर हूं। लेकिन क्या तुम नाराज नहीं हो? मयंक की अपने अंत पर उदासीनता ने ईश्वर को चौंका दिया। मैं मान लेता हूं कि तुम मुझे वापस जिंदा नहीं कर सकते, है ना? अगर कर सकते तो शायद बात करने की जरूरत ही ना होती। तुम सीधे गलती सुधार कर मुझे लौटा देते। मयंक कभी भी उन चीजों के लिए परेशान नहीं होता था जो वह बदल नहीं सकता। अगर वह ईश्वर पर चिल्लाता, क्या वह उसे जिंदा कर देता? शायद नहीं। तुम मुझसे ये भी नहीं पूछोगे कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर क्यों लोगों को पुनर्जीवित नहीं कर सकता? क्या तुम वाकई में ठीक हो? अगर उसके पास शरीर होता तो मयंक कंधे उचका देता। मैं बस एक कूल टाइप बंदा हूं, उसने जवाब दिया। उसे ऐसा लगा जैसे ईश्वर ने एक गहरी सांस ली हो, पर शायद ये उसका भ्रम था। मैं तो तैयार था कि तुम मुझ पर चिल्लाओगे और मैं रहस्यमय शांत भगवान बना रहूंगा। खैर, ये मेरी गलती थी, इसीलिए मुझे तुम्हें कुछ देना होगा बदले में। बस मेरी आत्मा ले लो। अगर मेरी चेतना नहीं रहेगी तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अगला एनिमे सीजन कौन सा आ रहा है। खांसी खांसी। मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी दुनिया में जिंदगी नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक नई दुनिया में नई जिंदगी जरूर दे सकता हूं। अगर ईश्वर का शरीर होता तो वो मयंक के चेहरे पर उत्तेजना देखने की कोशिश करता, पर मयंक का जवाब सपाट था। ईश्वर, जो कि सर्वज्ञानी था, जानता था कि मयंक को एनिमे बहुत पसंद है। उसे लगा था कि दूसरी दुनिया में जन्म मिलने पर वह बहुत खुश होगा। तुम उत्साहित क्यों नहीं हो? तुम्हारे जैसे वेब तो इसेकाई दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट होने वाली कहानियां के दीवाने होते हैं। मयंक को इसेकाई का कॉन्सेप्ट पसंद था, पर देखना पसंद था, जीना नहीं। उसे हीरो को देखकर मजा आता था, लेकिन खुद लड़ने का कोई शौक नहीं था। इसीलिए उसे उसकी पिछली जिंदगी बहुत पसंद थी। ना लड़ाई, ना टेंशन। अगर उसे भूख लगती तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देता। बोर हो तो गेम, और बोरियत का इलाज हो मूवीज। नई जिंदगी में ये सब नहीं होगा। उसे कोई शौक नहीं था फिर से शुरुआत करने का। बस मेरी आत्मा ले लो, मयंक ने कहा, बोरियत में डूबा हुआ। ईश्वर अब थक चुका था। माफ करो, ऐसा हो नहीं सकता। नियम है कि तुम्हारी आत्मा किसी नई दुनिया में नए शरीर में जाएगी, चाहे तुम कुछ भी कहो। ठीक है, अगर करना ही है तो कर दो, इतनी आसानी से। अरे मत झटकाओ अपने अदृश्य कंधे। कुछ मिनटों में ही मयंक ने ईश्वर को थका दिया। ईश्वर ने झुंझलाकर एक मंत्र पढ़ा और उसकी आत्मा को नई दुनिया में भेज दिया। एक गर्म,
चिपचिपे तरल में डूबने जैसा एहसास हुआ मयंक को। फिर एक आवाज आई जो धीमे धीमे दूर जा रही थी। P-AS, तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं के आधार पर कुछ खास शक्तियां दी हैं। अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जल्द ही जान जाओगे। और चूंकि मैंने तुम्हें तुम्हारी आरामदायक जिंदगी से निकाल दिया, इसलिए मैंने तुम्हें दुनिया के सबसे अमीर परिवार के सबसे छोटे बेटे के रूप में जन्म दिया है। अब लग्जरी जिंदगी जियो, मिस्टर अद्वैत। अद्वैत ने कुछ अजीब आवाजें और खुशियों की चीखें सुनी। उसका सिर जैसे किसी गर्म और गीले स्थान से बाहर निकाला गया। फिर एक तेज रोशनी। कुछ पल लगे, पर उसकी आंखें उस रोशनी के लिए तैयार हो गईं। यह कहाँ हूं? ये लोग क्या कह रहे हैं? लगता है वे तुम्हारे जन्म की बधाई दे रहे हैं। हाँ, कौन हो तुम? मैं हूं ChatAK1, तुम्हारा पर्सनल AI असिस्टेंट। अध्याय 2, पुनर्जन्म। इसे क्या हुआ? यह रो क्यों नहीं रहा? जब नवजात शिशु अपनी मां के गर्भ से बाहर आया तो वहां आम बच्चों की तरह रोने की आवाज नहीं थी। सबको बस एक उलझा हुआ चेहरा दिखा। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक है ना? सफेद कोट पहने एक व्यक्ति ने हाथ हिलाए और उसके शरीर से हल्की हरी चमक निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर पारदर्शी बेल और पत्तियों की परछाई लहरा रही हो। उसने अपने हाथों में पकड़े बच्चे को ध्यान से देखा। मैं उलझन में हूं। बच्चे के शरीर में कोई भी शारीरिक परेशानी नहीं है। जब उसके माता पिता उसकी हालत को लेकर चिंतित थे, मयंक इस दुनिया में अपने पुनर्जन्म को समझने में व्यस्त था। उसने आसपास के चेहरों को देखा। जिस व्यक्ति ने उसे सीधा पकड़ा हुआ था वह शायद डॉक्टर था, क्योंकि उसी ने उसे मां के गर्भ से निकाला था। जहां तक उसकी मां की बात है, वह बिस्तर पर लेटी थी और उसे उसी नजर से देख रही थी जैसे कोई मां अपने नवजात को तब देखती है जब डॉक्टर कुछ गड़बड़ होने की बात करता है, हद से ज्यादा चिंता से भरी। उसके सुनहरे भूरे बाल तकिए पर बिखरे पड़े थे। यह दिखा रहे थे कि मयंक ने उसके शरीर को किस कदर थका दिया था। यह तो इंसानों जैसी लगती है। कम से कम भगवान ने मुझे ऐसी दुनिया में भेजा जो पिछली से बहुत अलग नहीं है। वो सुंदर भी थी। अगर वह उसके पुराने संसार में होती तो शायद किसी टैलेंट एजेंसी में मॉडल या एक्ट्रेस बन चुकी होती। इस बीच उसका पिता उसकी मां के पास खड़ा था। उसकी दाढ़ी और रॉयल यूनिफॉर्म उसे बेहद गरिमामय लुक दे रहे थे। वह ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध से जीतकर लौटे हों और ढेरों मेडल्स से सम्मानित किए गए हों। दोनों माता पिता ऐसे लग रहे थे मानो किसी मध्यकालीन चित्र से सीधे बाहर निकले हों। क्या ये लोग मेरी पैदाइश पर कोई रॉयल प्ले कर रहे हैं? और मैं हूं कहाँ? ये तो अस्पताल जैसा भी नहीं लग रहा। यह अब तुम्हारा घर है। घर में जन्म? मैंने तो सुना था भगवान ने मुझे दुनिया के सबसे अमीर परिवार में जन्म दिया है। फिर ये लोग बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज क्यों नहीं ले सकते? ना कोई अल्ट्रासाउंड मशीन, ना मॉनिटर। यह परिवार सच में दुनिया का सबसे अमीर है, लेकिन इस कमरे में कोई मशीन मौजूद नहीं है। फिर उसने कुछ अजीब देखा। जो डॉक्टर उसे पकड़े हुए था वह अचानक हरे रंग की रोशनी से चमकने लगा। ये क्या हो रहा है? डॉक्टर जांचने वाला जादू उपयोग कर रहा है। जादू? इस दुनिया में जादू भी है। अब जब वह सोच रहा था तो उसे आश्चर्य नहीं होना चाहिए था। भगवान जानता था कि उसे एनिमे और फैंटेसी पसंद है, तो वह उसे किसी जादुई दुनिया में ही भेजेगा। क्या तुम जादू के बारे में और जानना चाहोगे? अज़ैन? हाँ, क्यों नहीं। जादू विश्लेषण हो रहा है। जादू सिद्धांत प्राप्त हुआ। मेडिकलाइज 3 स्टार, पृथ्वी और प्रकाश तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को लक्ष्य के शरीर को देखने और किसी भी असामान्यता या बीमारी को पहचानने की क्षमता देता है। मयंक की आंखों के सामने ये शब्द तैरने लगे, कुछ वैसा ही जैसे एनिमे और गेम्स में सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है। अगर मैं उन मेन कैरेक्टर्स जैसा हूं जो भी शक्ति या जादू देखते हैं उसे कॉपी कर सकते हैं, तो ये नया जीवन उम्मीद से ज्यादा बेहतर हो सकता है। आखिरकार जादू वह सारी सहूलियतें दे सकता है जो उसके पुराने जीवन में कभी नहीं मिल सकती थीं।
जहां पहले उसे भारी पत्थर उठाने के लिए फोर्कलिफ्ट चाहिए होती, अब शायद एक साधारण जादू से ही काम हो जाएगा। पानी के जादू से तो शायद पिछली दुनिया में भूखमरी तक मिटाई जा सकती थी। यह बढ़िया है। इस जीवन में मैं और भी आरामदायक जिंदगी जी सकता हूं। अब जब वह एक अमीर घराने में पैदा हुआ है, तो नौकर और जादूगर आसानी से खरीदे जा सकते हैं। ना स्कूल जाना पड़ेगा, ना नौकरी करनी होगी, सब कुछ विरासत में मिल जाएगा। संभावना है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए एक निजी शिक्षक रखेंगे जो तुम्हें प्रशासनिक कर्तव्य सिखाएगा। मयंक ने चैट JK1 की बात को अनसुना कर दिया। जब उसका अपना AI असिस्टेंट ही सब कुछ कर सकता है, तो उसे पढ़ने की क्या जरूरत? मयंक को बस एक ही बात की चिंता सता रही थी। इस दुनिया में वह अपना पसंदीदा एनिमे और सीरीज कैसे देखेगा? वैसे यहाँ टीवी कहाँ है? AC कहाँ है? और जैसे ही उसने कमरे के चारों ओर देखा, एक भयानक सच्चाई उसके सामने आई। जिस जगह पर एक चमकदार, बिजली से रोशन कमरा होना चाहिए था, जहां AC की ठंडी हवा पूरे कमरे में घूमती होनी चाहिए थी, वहां दीवारों पर सिर्फ तेल के दिए और मोमबत्तियां लगी थीं। नहीं। धीरे धीरे सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगे। घर में जन्म लेना, गंदा सा कमरा, माता पिता की राजसी पोशाकें और कमरे में एक भी बिजली का बल्ब न होना, सबने मिलकर उसे वो भयानक सच्चाई बताई जिसे भगवान ने उस पर थोप दिया था। उसे एक मध्यकालीन युग में पुनर्जन्म मिला था, चाहे वह दुनिया के सबसे अमीर परिवार में जन्मा हो। लेकिन यहाँ के राजा महाराजा भी आधुनिक दुनिया के आम इंसानों जैसी सुख सुविधाओं से वंचित थे। पर सबसे बुरी बात तो ये भी नहीं थी। जादुई लाइट्स कहाँ हैं? अगर इस दुनिया में जादू है, तो फिर लोग उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे? मयंक को समझ नहीं आया, जब जादू से पानी, आग, हवा और जमीन तक पैदा की जा सकती है, तो बिजली का इंतजाम क्यों नहीं? और ये गंध, ये क्या है? यह गंध मल से आ रही है। मल? एक मिनट, तो टॉयलेट्स का क्या? कहीं ये मत कहना। संभावना है कि इस दुनिया में कोई प्लम्बिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। नहीं, ये। मयंक के पास इस भगवान प्रदत्त दुनिया की दुखद सच्चाई को लेकर चिल्लाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इस जीवन में कोई भी सुविधा नहीं थी जो उसे सहज महसूस करवा सके। आखिरकार बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता और डॉक्टर की खुशी का ठिकाना न रहा। अब वह एक बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य नवजात शिशु लग रहा था। एपिसोड 3 मना एकत्रित करना। माना गैदरिंग अ स्पेल। अब उसके जन्म को कुछ दिन हो चुके थे, और तब से लेकर अब तक मयंक पूरे दिन बस अपने पालने में लेटा रहता था। आमतौर पर उपन्यासों और एनिमी में पुनर्जन्म का यह हिस्सा छोड़ दिया जाता है या फिर सीधे उस समय पर ले जाया जाता है जब किरदार थोड़ा बहुत चलने फिरने लगता है। लेकिन मयंक अपनी नई नीरस जिंदगी का हर एक उबाऊ पल अनुभव कर रहा था। उसे व्यस्त रखने के लिए एकमात्र मनोरंजन का साधन था पालने के ऊपर लटकते हुए घूमते हुए पक्षी। लेकिन वो भी काफी नहीं था। मेरा प्यारा बेटा कैसा है? क्या मैं अपनी माँ की बात कैसे समझ पा रहा हूँ? मैंने उनकी भाषा का बुनियादी विश्लेषण पूरा कर लिया है। आपकी सुविधा के लिए मैंने उनके शब्दों का अनुवाद सीधे आपके दिमाग में ट्रांसफर कर दिया है। उसके पास चैट JK1 का होना सचमुच किसी वरदान से कम नहीं था। अगर यह इतना होशियार था और उसे दुनिया को जल्दी समझने में मदद कर सकता था, तो ये इस बात की भरपाई कर सकता था कि भगवान ने उसे एक मध्यकालीन दुनिया में डाल दिया है। सबसे अच्छी बात यह थी कि मयंक ने इससे ऐसा कुछ करने के लिए कहा भी नहीं था। शायद इसने उसके कमरे के बाहर की नौकरानियों और सेवकों की बातचीत सुनी होगी और अपने आप भाषा को समझ लिया। क्या मेरा मयंक बहुत प्यारा नहीं है? बोलो ना, ये सबसे प्यारा है, उसकी माँ ने कहा। हाँ मैडम, छोटे साहब अब तक के सबसे प्यारे बच्चे हैं, पास खड़ी नौकरानी ने जवाब दिया। आश्चर्यजनक रूप से इस दुनिया में भी उसका नाम मयंक ही निकला। उसे इस संयोग से कोई आपत्ति नहीं थी। उसकी माँ ने झुककर उसके गाल खींचे। आउच! मयंक के मुंह से निकला।
मैडम, शायद आपने बच्चे को चोट पहुंचा दी। ओह, मैं भी ना। मेरा बच्चा इतना प्यारा है कि खुद को रोक ही नहीं पाई। मयंक को अपनी मां की यह ज्यादा मोहब्बत पसंद थी। आखिरकार उसने ही उसे जन्म दिया था। पहले कुछ दिनों में वह हर पल उसके साथ रही, जबकि चाहती तो उसे अपनी कई नौकरानियों को सौंप सकती थी। तुम मेरे साथ ध्यान लगाने क्यों नहीं आते? क्या पता ये भी मेरी तरह पृथ्वी तत्व का जीनियस निकले। उसकी मां ने उसे पालने से बाहर निकाला और जमीन पर पद्मासन में बैठ गई। उसने उसे अपनी गोद में बैठाया और उसके पेट में गुदगुदी की। मेरे प्यारे मयंक, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें जादू के बारे में सब कुछ सिखाऊंगी। हम्फ, तुम्हारे पिता कहते हैं कि उन्हें एक शिक्षक बुलाना है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद सिखा सकती हूं। जैसे ही वह तैयार हुई, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे की पहले वाली मुस्कान अब एक गंभीर अभिव्यक्ति में बदल गई। तभी अद्वैत ने देखा कि कमरे में हर जगह काईसी हरी रेत जैसे छोटे छोटे कण तैरते हुए दिखाई देने लगे। ये उड़ते हुए कण धीरे धीरे उसकी मां के चारों ओर घूमने लगे और फिर उसकी त्वचा के अंदर समा गए। वो क्या कर रही है? ये क्या चीजें हैं? ये पृथ्वी तत्व की मना, अर्थ एलिमेंट माना। ये उसके शरीर के चारों ओर एकत्र हो रही हैं और फिर उसकी नाभि में संग्रहित हो रही हैं। मयंक को यह तकनीक फैंटेसी एनिमी से जानी पहचानी लग रही थी। अगर वह गलत नहीं था तो यह एक प्रकार की साधना थी जिससे मना एकत्र की जाती थी। वह इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। पुनर्जन्म के बाद से उसने इससे अधिक शानदार कुछ नहीं देखा था। उसकी मां ने लगभग 1 घंटे तक ध्यान लगाकर सारी पृथ्वी तत्व की मना अपने शरीर में समेटी। जब वह ध्यान से उठी तो थोड़ी थकी हुई लग रही थी। उसने उसे फिर से पालने में रखा और अलविदा कहकर चली गई। उसके जाने के बाद भी अद्वैत मना को देखकर अब तक चकित था। क्या मैं भी यह कर सकता हूं? विश्लेषणपूर्ण जादू संचित करने का सिद्धांत प्राप्त हुआ। क्या आप मना एकत्र करना शुरू करना चाहेंगे? बिल्कुल, अद्वैत ने मन में कहा। अगर वह दोबारा उन चमकते हुए कणों को देख सकता था तो इस बोरिंग शिशु अवस्था की परेशानी खत्म हो जाती। वह एक ही समय में 2 काम कर सकता था, अपनी ताकत बढ़ाना और अपने आप को पालने में रहते हुए व्यस्त रखना। सिद्धांत डाउनलोड हो रहा है। पूर्ण। अचानक अद्वैत के दिमाग में ढेर सारा ज्ञान भर गया। बिना सोचे समझे उसने अपनी आंखें बंद कीं और ठीक अपनी मां की तरह ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उसे यह समझाने का तरीका नहीं पता था, यह जैसे एक स्वाभाविक कृति हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक और हाथ मिल गया हो जिसका केवल एक काम थामना, माना, एकत्रित करना। धीरे धीरे पूरा कमरा विभिन्न रंगों के कणों से भरने लगा। हरा, नीला, लाल और चांदी जैसी चमकदार धूल कमरे में तैर रही थी। अगर हरा पृथ्वी है तो क्या इसका मतलब यह है कि नीला जल है, लाल आग है और चांदी वायु है? ये तो अधिकांश फैंटेसी में मूल तत्व होते हैं। बिल्कुल सही। इस कमरे में मौजूद तत्व 4 मुख्य तत्वों से बने हैं। मयंक ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे उसने अपने पेट में एक तूफान या बवंडर सा बनाया हो जो कमरे के सारे कणों को खींचने लगा। धीरे धीरे हर एक तत्वीय मना उसकी त्वचा में समाकर उसके पेट में गहरे जाकर इकट्ठा हो गई। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में 4 बहुत ही छोटे कंकड़ बन रहे थे, जिनका हर एक रंग चारों तत्वीय मना के रंग जैसा था। वे अपने आप को उनकी संबंधित पत्थरों में सजा रहे थे और उनके आकार को बड़ा करने लगे थे। अगर मैं इन चारों को अवशोषित कर सकता हूं, तो क्या इसका मतलब है कि मैं सारे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कर सकता हूं? हाँ, यह सही है। हालांकि यह आपकी शक्तियों की सीमा नहीं हो सकती। ऐसा माना जाता है कि इस दुनिया में अन्य तत्व भी हैं जो इस कमरे में मौजूद नहीं हैं। आपको उनके साथ भी संगतता हो सकती है। ऐसा लग रहा था कि भगवान ने अपनी शक्तियों में कोई कमी नहीं छोड़ी। वह अब उन अन्य मुख्य पात्रों जैसा बन गया था जो एनिमी में सारे तत्वों को मास्टर कर सकते थे। यह अच्छा है,
लेकिन यह थकान देने वाला भी है। वह सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। हालांकि कुछ ही सेकंड्स बीते थे। मैं थक गया। स्वचालित रूप से सोते समय मना एकत्रित करना शुरू किया जा रहा है। मयंक ने अपनी आंखें बंद की और झपकी लेने लगा, जबकि मना के कण उसकी त्वचा में समाते रहे। कुछ समय बाद उसकी मां कमरे में आईं और देखा कि पृथ्वी तत्व के कणों की संख्या कम हो गई है। उन्होंने इसे बस एक संयोग मान लिया, यह जाने बिना कि यह उनका बेटा था जिसने इसे खाली कर दिया था। कुछ और महीने बीत गए और मयंक अपने शिशु कर्तव्यों को निभाता रहा, पूरे दिन सोते रहना। बस यही उसकी दिनचर्या थी। वह मानसिक संतुलन बनाए रखने का केवल एक तरीका जानता, थामना, एकत्रित करना। हर दिन वह जितना हो सके आसपास से मना तत्वों को इकट्ठा करता और अपने शरीर में तत्वीय पत्थरों को मजबूत करता। उसने देखा कि जैसे जैसे वह ज्यादा तत्व एकत्रित करता गया, उसकी तत्वों के प्रति संवेदनशीलता बहुत बढ़ गई। अब वह हवा में मौजूद मना की मात्रा और उसमें समाहित तत्वों को भी महसूस कर सकता था। यह केवल मना एकत्रित करने से होने वाला एक लाभ नहीं था। किसी तरह यह उसे अपने शिशु शरीर को इतना मजबूत करने में मदद कर रहा था कि वह लगभग खड़ा हो सकता था। बेशक वह यह केवल तब करता था जब वह अकेला होता था, और वैसे भी उसे उतनी देर अकेला रहने का मौका नहीं मिलता था जितना वह चाहता था। अगर उसे उसकी मां की गोदी में नहीं लिटाया जा रहा होता तो वह शायद एक और नौकरानी के हाथों तंग आ रहा होता। किसी तरह उन्होंने उसे इतना पसंद किया था कि उसे महल में दिखाने के लिए हर जगह ले जाती और उसके गालों को दबाती। ऐसा लगता था कि भगवान ने उसे न केवल प्यारा बल्कि हैंडसम भी बना दिया था। वह सफलता से पीड़ित था, जैसा कि कहते हैं, और जितना अजीब लगता था, मयंक को अपनी मां और पिता के नाम जानने में लगभग 2 महीने लग गए। यह इसलिए था क्योंकि उसकी मां ने उसे हमेशा मम्मी कहने की जिद की थी। इस बीच उसके पिता हमेशा घर से बाहर रहते थे। जो कुछ भी उसने उनकी छोटी छोटी लड़ाइयों से समझा वह यह था कि उसका पिता एक ऐसे व्यवसाय में व्यस्त था जो उसे अधिकांश रातें घर से बाहर रखता था। उसकी मां को यह बहुत पसंद नहीं था और वह हमेशा इस बारे में शिकायत करती रहती थी। कुछ बात थी पार्च्ड लैंड्स के बारे में या ऐसा कुछ, लेकिन नौकरानी की गपशप को ध्यान से सुनकर मयंक ने यह समझ लिया कि उसकी मां का नाम लिलिया था, जबकि उसके पिता का नाम बार्ट था और उसका नाम था मयंक वॉन वैंडरबिल्ट। वैंडरबिल्ट परिवार दुनिया का सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवार था। कम से कम यह वही था जो भगवान ने कहा था। वह अभी तक घर से बाहर नहीं गया था, इसलिए वह बाहरी दुनिया की स्थिति का आकलन नहीं कर सकता था। लेकिन जितना भी अमीर थे, उनके पास एक एयर कंडीशनर तक नहीं था। वह केवल इस तथ्य पर निर्भर था कि उसे अपने परिवार से एक बड़ा विरासत मिलने वाली थी। वह उस पैसे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को आसान और आरामदायक बनाने के लिए करना चाहता था जब तक वह जीवित रह सके, परंतु वह सब तब तक इंतजार करेगा जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता। अब के लिए वह अपनी शिशु जीवन शैली के साथ जारी रखेगा। मयंक जल्दी ही 1 साल का हो गया और यह वैंडरबिल्ट परिवार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन गया। उसकी मां ने तुरंत उसके जन्मदिन के लिए घर के पास एक छोटा सा स्थल बनाने का आदेश दिया। यह शायद मयंक का पहला संकेत था कि उसका परिवार कितना अमीर था। वह छोटा स्थल जो उसकी मां ने उसके लिए बनाया था, वह फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा था। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बग्घी से जाना पड़ा, और यह सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। वह असल में इस बात से असंतुष्ट थी कि यह कितना छोटा था। उसके शब्द थे, मुझे माफ करना बेबी, मैं अगले साल तुम्हारे लिए एक बड़ा स्थल बनाऊंगी। इस पहले जन्मदिन के लिए जो हमने खर्च किया है वह कितना कम है, यह हास्यास्पद है, लेकिन हमारे पास अब समय बहुत कम है। चिंता मत करो, मैंने अगला स्थल पहले ही बनवाना शुरू कर दिया है। इस छोटे से स्थल को बनाने के लिए जितनी मानव श्रम शक्ति लगी थी वह मयंक की गणना से कहीं अधिक थी, क्योंकि इस दुनिया में बुलडोजर या खुदाई करने वाली मशीनें नहीं थीं। सब कुछ हाथ से किया गया था। उसने माजियों को देखा जो पेड़ों को गिराने
और पत्थरों को कुचलने के लिए जादू का इस्तेमाल कर रहे थे। यह कोई चमत्कार नहीं था कि 10,000 से ज्यादा लोग हर दिन मयंक के पहले जन्मदिन के लिए स्थल बना रहे थे। जादू की सिद्धांत प्राप्त की, 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 जादू की सिद्धांत प्राप्त की। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अच्छा हिस्सा यह था कि मयंक यह सब अपनी आंखों से देख सकता था कि माजी अपने शरीर से मना कैसे खींचकर और बाहर छोड़कर अपनी जादुई क्रियाएं करते थे। अगर कोई हवा की एक बाढ़ बनाना चाहता था जो पेड़ों को गिरा सके, तो उसे हवा के मना को अपने पेट से हाथों तक प्रवाहित करना होता और फिर उसे जादू में बदलकर दुनिया में छोड़ देना होता। और चैटक वन की मदद से मयंक को उन जादुओं के सिद्धांत का पता चला जिससे वह खुद भी उस जादू का इस्तेमाल कर सकता था। बेशक इसके लिए उसे पर्याप्त मना इकट्ठा करना पड़ा। एक बार जब वह अपनी पालने में वापस लौट आया, मयंक ने बिना समय गंवाए जादू आजमाना शुरू कर दिया। टॉर्नेडो 3 स्टार हवा तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को एक विशाल घूमते हुए बवंडर को बुलाने की अनुमति देता है जो अपनी राह में आने वाली हर चीज को खींचता है। मयंक ने इस जादू को करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसके पास इसे करने के लिए पर्याप्त मना नहीं था। ज्यादातर जादू जो उसने श्रमिकों से सीखे थे वे 2 सितारा या उससे ऊपर थे, जो फिलहाल उसके लिए बहुत कठिन थे। सौभाग्य से 4 जादू थे जो केवल 1 सितारा रेटिंग के थे। वाटर बॉल 1 स्टार पानी तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को पानी का गोला बनाने की अनुमति देता है। एम्बर 1 स्टार आग तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को अपनी अंगुली के टिप से एक छोटी सी आग बनाने की अनुमति देता है। रॉक थ्रो ऑन पृथ्वी तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को छोटे पत्थरों को नियंत्रित करके उन्हें बाहर फेंकने की अनुमति देता है। विंड ब्लो 1 स्टार हवा तत्व। यह जादू उपयोगकर्ता को लक्ष्य दिशा में हवा की एक हल्की धारा बनाने की अनुमति देता है। मयंक ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान केंद्रित किया, जिससे तत्वीय कण उसके पेट से बहकर उसके हाथों के टिप तक पहुंच गए। सबसे पहले उसके बाएं हाथ के ऊपर एक पानी का गोला दिखाई दिया। वह केवल उसके छोटे हाथों जितना ही छोटा था, लेकिन यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह सचमुच जादू कर सकता था, जबकि वह एक शिशु था। वह यहां नहीं रुकना चाहता था। उसने एक और जादू किया और एक छोटा सा पत्थर पानी के गोले के पास प्रकट हो गया। फिर उसने अपनी अंगुली उठाई और एक छोटी सी आग बनाई जो एक मोमबत्ती की लौ के आकार की थी। ये तीनों तत्व हवा में तैर रहे थे और आखिरी जादू के साथ मयंक ने हवा की एक हल्की धारा बनाई, जिससे तीनों तत्वीय मैनिफेस्टेशंस दीवार की ओर फेंके गए। टुक एपिसोड 3 फर्स्ट बर्थडे। आखिरकार मयंक का पहला जन्मदिन आ गया था। दिन बहुत तेजी से बीत गए और उसकी वजह थी एक छोटा सा हादसा जो उसके पालने में हुआ। किसी तरह दीवार पर जलने के निशान और पानी के धब्बे मिल गए थे। वो बहुत छोटे थे, लेकिन इतने काफी थे कि पूरे घर में हड़कंप मच गया। जल्दी ही पता चला कि उनमें जादू के अंश हैं, यानी किसी ने युवा मालिक के कमरे में जादू चलाया था। भले ही यह एक मामूली घटना थी, लेकिन उसकी मां ने ऐसा बर्ताव किया जैसे मयंक पर असफल हत्या की कोशिश हुई हो। नौकरानियों की संख्या दुगनी कर दी गई, सुरक्षा 3 गुना कर दी गई और मयंक को फिलहाल के लिए अपनी मां के कमरे में ही सुलाया जाने लगा। मयंक को लगा कि यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन उसने नौकरानियों की बातों से जाना कि यह छोटा सा हादसा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। मैजिक इन्वेस्टिगेटर्स ने जल्द ही पता लगा लिया कि यह जादू एक ही व्यक्ति ने एक ही समय में डाला था। कोई बड़ी बात नहीं, मयंक ने सोचा, लेकिन फिर उसे पता चला कि एक साथ कई तत्वीय मना होना बेहद दुर्लभ माना जाता है। 2 तत्वों का होना आपको प्रतिभाशाली की श्रेणी में डाल देता है, जबकि 3 तत्वों वाले को अलौकिक प्रतिभा कहा जाता है। और 4 तत्व होना, यह तो केवल दंतकथाओं में ही सुना गया था। किसी तरह यह 1000 में एक बार जन्म लेने वाला प्रतिभाशाली बच्चा
वैंडरबिल्ट परिवार के सबसे छोटे बेटे में आकर प्रकट हुआ और 4 मामूली 1 स्टार जादू चला बैठा। यह किसी के गले नहीं उतर रहा था। तभी मयंक ने तय किया कि अब वह अपने जादू के प्रयोग में थोड़ी सावधानी बरतेगा। कौन जानता था कि लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यह सारे जादू उसने चलाए थे, वो भी एक नन्हे से बच्चे के रूप में। धीरे धीरे यह हंगामा शांत हो गया। चूंकि कुछ चोरी नहीं हुआ और कोई घायल नहीं हुआ, अधिकारियों ने इसे एक अजीब प्राकृतिक घटना मानकर फाइल बंद कर दी। लेकिन बेशक उसकी मां खुद को रोक नहीं सकीं और अपने दोस्तों से यह कहती फिरने लगीं कि उसका बेटा ईश्वर का आशीर्वाद है। यह देखना वाकई दिलचस्प था कि वह कितनी तेजी से बदलीं। एक पल में वह चिंता में डूबी थीं और अगले ही पल जब इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि यह कोई प्राकृतिक घटना है, तो वह मुस्कुराते हुए भगवान का धन्यवाद करने लगीं। मयंक ने तय किया कि वह बड़ा होने पर उन्हें सच्चाई बता देगा। तकनीकी रूप से वह सही कह रही हैं। भगवान ने ही तुम्हें यह जीवन और सारी शक्तियां दी हैं। हाँ, लेकिन उन्हें यह जानने की जरूरत नहीं है। अब तो वह हर मौके पर इसकी शान बघारेंगी। इसका एक उदाहरण उनके जन्मदिन की पार्टी में दिखा, जहां उसकी मां ने हर बड़े मेहमान का स्वागत किया और मयंक को व्यक्तिगत रूप से सबसे मिलवाया। वह जैसे एक रटी-रटाई स्क्रिप्ट पढ़ रही थीं, हर बार एक जैसी बातें दोहराते हुए उसकी तारीफ करती रहीं। शुक्र है कि उसके पिता ने बीच में ही उन्हें रोक दिया, वरना मयंक बुरी तरह ऊब जाता। अगर हंगामा न होता तो मयंक जरूर अपनी स्टॉलर से निकलकर पार्टी छोड़ देता। लेकिन चूंकि उसे एक शिशु का अभिनय करना था, उसे अपनी स्टॉलर में शांत बैठकर सिर्फ अपनी मां का घमंड झेलना पड़ा। इस बीच उसने तय किया कि वह थोड़ा और मना इकट्ठा करेगा। उसने बहुत कम मात्रा में मना खींचा ताकि किसी को शक न हो। जल्द ही वह थक गया और नींद में चला गया। लेकिन जैसे ही वह सोने ही वाला था, उसने अपने माता पिता और कुछ मेहमानों के बीच एक अजीब सी बातचीत सुनी। मानना पड़ेगा वैंडरबिल्ट्स, तुम लोगों का बेटा बड़ा ही सुंदर है, किसी बूढ़े आदमी ने कहा। ये तो मेरे जीन्स की वजह से है बेशक, हालांकि मुझे लगता है कि मेरे पति से भी कुछ अच्छे गुण उसे मिले हैं, उसकी मां ने जवाब दिया। हाँ, स्वीकार करना पड़ेगा कि तुम्हारी वंशावली काबिले तारीफ है। क्यों न हम कुछ ऐसा तय करें जिससे दोनों परिवारों को लाभ हो। जैसा कि आप जानती हैं, मेरी बेटी का भी अभी जन्म हुआ है। मैं सुन रही हूं, उसकी मां बोली। समय बीता और मयंक अब 5 साल का हो चुका था। उसने आईने में खुद को देखा और एक आकर्षक बालक दिखाई दिया। उसके बाल उसकी मां जैसे सुनहरे थे और जबड़ा उसके पिता की तरह तीखा। उसने हाथ उठाया और एक जादू चलाया। उसके सिर से भी बड़ा एक पानी का गोला बन गया। उसके शरीर में मौजूद तत्वीय मना की मात्रा कई गुना बढ़ चुकी थी। अब तो वह एक ही जादू से अपने बाथटब को पूरा भर सकता था, जो कि वही स्तर था जो उसने तब उन जादूगरों से देखा था। 5 साल की उम्र में वह वैसा जादू चला सकता था जैसा कोई 25 साल का वयस्क करता है। लेकिन सबसे बेहतरीन बात थी उसका नियंत्रण। सिर्फ पानी का एक गोला बनाने के बजाय वह उसे अपनी इच्छा अनुसार फैलाता, सिकोड़ता और उसका आकार बदल सकता था। अगर चाहता तो वह सिर्फ 1 सेकंड में पानी को आदेश देकर खुद को धो भी सकता था। लेकिन बेशक ऐसा करने से शक हो सकता था। यंग मास्टर, मैं बाथरूम में आ रही हूं, बेरेटा ने कहा, जो हाथ में पानी की एक बड़ी बाल्टी लिए हुए थी। वह मयंक की एक नौकरानी थी और उसके नहाने की देखभाल उसी के जिम्मे थी। अगर मयंक अपने जादू से खुद को नहाने लग जाता तो बेरेटा को तुरंत शक हो जाता, क्योंकि टब में अभी तक पानी डाला ही नहीं गया था। वह तो पहली बाल्टी अभी ला रही थी। हाय, ये कितना असुविधाजनक है, मयंक ने निराशा में कहा। जब भी उसे नहाना होता, बेरेटा कुएं से पानी भरती और धीरे धीरे उसके बाथटब को भरती। उसे पिछवाड़े के कुएं तक 5 बार जाना पड़ता। मुझे मध्ययुगीन समय की यही बात सबसे ज्यादा खटकती है। मैंने अपनी पुरानी दुनिया के नल को बहुत हल्के में लिया था। काश यहां भी वो होता।
अगर मुझे पता होता कि वो कैसे काम करता है तो मैं खुद उसे बना लेता। मयंक पढ़ाई में अच्छा नहीं था, इसलिए वह नहीं जानता था कि आधुनिक नल कैसे काम करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि एक नल कैसे काम करता है? चैट AK1 का समय पर दिया गया सुझाव सुनकर मयंक चौंक गया। तुम ये कर सकते हो? उसका पर्सनल AI असिस्टेंट बिना देर किए सारी जानकारी सीधे उसके दिमाग में डाउनलोड कर देता है, जिससे उसे नल की यांत्रिक कार्यप्रणाली की पूरी समझ मिल जाती है। ये मैं इसे बना सकता हूं। क्या आप चरणबद्ध तरीके से नल बनाने का निर्देश चाहते हैं? अचानक जानकारी की एक बाढ़ मयंक के दिमाग पर छा गई। आरेख और ब्लूप्रिंट उसकी याददाश्त में गहराई से अंकित हो गए। अब वह उन्हें अपनी हथेली की लकीरों की तरह पहचानता था। चैट AK1 द्वारा प्रदान की गई प्लम्बिंग की पूरक जानकारी के साथ मयंक को अब पूरी तरह से समझ आ गया कि वह खुद से नल कैसे बना सकता है। हाँ, क्या आपने कुछ कहा? यंग मास्टर। बेरेटा बाथरूम में आई और देखा कि मयंक खुशी में उछल-कूद कर रहा था। ओह, कुछ नहीं। मयंक ने अपने उत्साह को दबाने की कोशिश की, लेकिन अपने लिए एक चलता फिरता पानी का स्रोत बनाने का ख्याल ही उसे बेहद उत्साहित कर रहा था। यह आरामदायक जीवन की दिशा में पहला कदम था। फू फू फू। लगता है यंग मास्टर उस उम्र में पहुंच गए हैं। हाँ? हूं? ओह, कुछ नहीं। आप अपने नहाने का आनंद लीजिए। यंग मास्टर। बेरेटा ने पानी की बाल्टी टब में उड़ेली, लेकिन उससे टब मुश्किल से भरा। उसे टब पूरी तरह भरने के लिए अभी कुछ और बार कुएं तक जाना पड़ेगा। उसकी कमर में चुभती सी जलन हुई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई दर्द नहीं दिखाया और यंग मास्टर के सामने बिल्कुल सामान्य बनी रही। आपके कपड़े कमरे में तैयार हैं, यंग मास्टर। ठीक है, धन्यवाद। मयंक टब में उतर गया और मन ही मन अपने नल बनाने की योजना बनाने लगा। इधर बेरेटा बाथरूम से बाहर गई और तब जाकर उसके चेहरे पर थकान झलकी। एक नौकरानी उसके पास आई और बोली, क्या आप ठीक हैं? बेरेटा ने हाथ हिलाकर कहा, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। लेकिन नौकरानी ने उसके चेहरे पर दर्द साफ देख लिया। वह चिंतित हो उठी। बेरेटा अब इतनी जवान नहीं रही थी कि इस तरह की तकलीफों को नजरअंदाज कर सके। आप हर बार यंग मास्टर के लिए खुद पानी भर कर लाती हैं। इसकी जरूरत नहीं है। घर में कई जल जादूगर हैं, वे एक पल में पानी भर सकते हैं। बेरेटा ने बात टाल दी। नहीं नहीं, यंग मास्टर को थोड़ा गर्म पानी पसंद है। जादूगरों द्वारा बुलाया गया पानी बहुत ठंडा होता है। नौकरानी ने गहरी सांस ली। सिर्फ इस वजह से आप अपनी कमर तोड़ रही हैं। आप यंग मास्टर को कुछ ज्यादा ही लाड़ प्यार देती हैं। बेरेटा मुस्कुराई। कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है। आखिर यंग मास्टर हैं वो। नहाने के बाद मयंक तुरंत घर की लाइब्रेरी की ओर बढ़ा। वहां दुनिया और उसके इतिहास पर आधारित ढेरों किताबें रखी थीं। दुनिया के सबसे अमीर परिवार की लाइब्रेरी के पास इतनी किताबें थीं कि किसी एक महल का पूरा बजट उसमें खर्च किया गया था। केवल इस लाइब्रेरी की जगह ही उसकी पुरानी दुनिया के एक महल जितनी थी। वह लाइब्रेरी में घूमते हुए उस विषय की किताब ढूंढता रहा जो उसे चाहिए थी। आखिरकार उसे वह मिल गई। वेंडरबिल्ट का इतिहास। नल बनाने के लिए जरूरी उपकरण तैयार करने से पहले मयंक को यह जानना जरूरी था कि इस घर में प्लम्बिंग इंस्टॉल करना संभव भी है या नहीं। उसे पूरे घर का ब्लूप्रिंट और ढांचा देखना था। उसे यह भी जानना था कि उपकरण कहाँ लगाया जाएगा। इसलिए पहले उसे पूरे इलाके की रूपरेखा समझनी थी। अंततः उसे एक किताब दिखी जिस पर लिखा था बार्ट वेंडरबिल्ट मेंशन। वह सीढ़ी पर चढ़ा और वह किताब उतारी। फौरन वह एक मेज पर बैठा और पन्ने पलटने लगा। बेशक सारी किताब इस दुनिया की भाषा में थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका पर्सनल AI असिस्टेंट सारा काम करने के लिए मौजूद था। क्या तुम प्लम्बिंग सिस्टम के लिए सबसे अच्छा स्थान ढूंढ सकते हो? हाँ, मैं कर सकता हूं। विश्लेषण कर रहा हूं। मयंक पन्ने पलटता रहा और चैट AK1 उन्हें स्कैन करता रहा। अगर इस वक्त कोई उसे देखता
तो यही सोचता कि वह बस वयस्कों की नकल कर रहा है, पन्ने पलटते हुए बिना एक शब्द पढ़े। विश्लेषण पूरा हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको प्लम्बिंग सिस्टम के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बताऊं? बताओ। और तभी एक और सूचना की लहर मयंक के दिमाग में समा गई। हवेली की आंतरिक संरचना की ढेर सारी जानकारी उसकी चेतना में भर गई। इतना ही नहीं, उसे अपने प्रोजेक्ट का अंतिम परिणाम भी दिखाई दिया। चैट AQ1 ने उसके दिमाग में एक होलोग्राफिक छवि दिखाई जिसमें हवेली में पहले से ही प्लम्बिंग सिस्टम स्थापित था। अच्छा, बहुत अच्छा। अब बस मुझे इसे बनाना सीखना है। चैट AQ1 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार पाइप तांबे से बनने थे, क्योंकि तांबा इस दुनिया में कोई दुर्लभ धातु नहीं था। वह इसे अपने परिवार की संपत्ति का उपयोग करके आसानी से प्राप्त कर सकता था, और जहां तक उन्हें पाइप में बदलने की बात थी, वह भी उसके लिए आसान था। उसे पहले ही कुछ प्रोडक्शन टाइप जादुई मंत्र मिल चुके थे, जो उसे उसके जन्मदिन के आयोजन स्थल के निर्माण में लगे जादूगरों से मिले थे। माना के पहले संग्रहण की वजह से मयंक महज 5 साल की उम्र में ही 2 स्टार जादू का उपयोग करने में सक्षम हो चुका था। यह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि मेटल बेंड और मेटल फ्यूज दोनों ही 2 स्टार रेटेड जादू थे। उसे अभी मंत्रों और उनकी रेटिंग्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जो अनुभव उसने खुद किया था, उसके अनुसार 1 स्टार और 2 स्टार जादू में मुख्य अंतर केवल उतनी अधिक मात्रा में मना की आवश्यकता थी। ठीक है, मैं इसे अभी बना सकता हूं। मयंक गंभीर चेहरे के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकला। अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वह सबसे जरूरी चीज नहीं भूल सकता था, सामग्री। और उन सामग्रियों को पाने के लिए उसे खरीद की अनुमति चाहिए थी। वह हवेली के एक दरवाजे के सामने पहुंचा, ऐसा चेहरा लिए जैसे किसी युद्ध में जा रहा हो। ठक ठक, आ जाओ। एटलन ने दरवाजा खोला। कमरे के दूसरी ओर खड़ी शख्सियत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, मानो उसे मयंक पर पूरा नियंत्रण हो। माँ, मैं आपसे सौदा करने आया हूं। क्या है मेरे प्यारे बेटे? उन्होंने अपने चेहरे को रूमाल से पंखा करते हुए कहा। मुझे कुछ चीजें खरीदनी हैं। उनकी माँ अपने बिस्तर के पास वाली कांच की खिड़की की ओर चल दी। और मैं ऐसा क्यों करूं? मयंक ने दांत भींचते हुए कहा। बदले में आप मेरी गाल 5 बार खींच सकती हैं। मंजूर है। और इस तरह मयंक ने आखिरकार अपने प्लम्बिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की, भले ही दिन के अंत तक उसके गाल लाल और सूजे हुए हों। एपिसोड 7, नल का निर्माण। मयंक को आखिरकार सामग्री की एक बड़ी खेप एक बॉक्स में मिल गई। चूंकि वेंडरबिल्ट परिवार कई व्यापारों में शामिल था, वे आसानी से अपने गोदाम से कुछ धातुएं निकालकर छोटे मालिक को दे सकते थे। जहां तक इस प्रोजेक्ट को बनाने की जगह की बात थी, मयंक के पास एक योजना थी। किसी सुनसान इलाके में बने विशाल एस्टेट का फायदा था कि वहां बहुत सारी खाली जगह होती थी। वेंडरबिल्ट हाउस एक जंगल के बीचों बीच बना था, जिसके चारों ओर पहाड़ और पहाड़ियां थीं। यह जगह लोगों से दूर, शांत और किसी भी खतरनाक जानवर से मुक्त थी, इसलिए मयंक को अकेले बाहर जाने में कोई हिचक नहीं थी। मयंक ने एयर जंप नाम की 1 स्टार जादुई कला की मदद से दीवारों को पार कर अपने शरीर की बेहतर ताकत का उपयोग करते हुए घर से चुपचाप बाहर निकल गया। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां मैं बिना किसी रुकावट के अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सकूं। चैट AQ1, क्या तुम ऐसी जगह ढूंढ सकते हो? समझ गया। स्थान विश्लेषण जारी है। स्कैनिंग। मिल गया। अचानक मयंक को एक विशाल तीर दिखाई दिया जो जंगल के अंदर की ओर इशारा कर रहा था। वह उसका पीछा करने लगा और कुछ ही मिनटों में खुद को एक छोटे से पहाड़ की तलहटी पर एक समतल दीवार के सामने पाया। मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया। मैं यहां एक छोटी सी गुफा बना सकता हूं। मयंक ने बोल्डर क्रश नाम की 1 स्टार जादुई कला का उपयोग किया और दीवार को धीरे धीरे तराशना शुरू किया। जब उसने मंत्र छोड़ा तो दीवार पर बास्केटबॉल के आकार का एक अर्धगोल गड्ढा बन गया और वह धूल में बदल गया। वाह, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। मयंक ने कई दिन इस प्रोजेक्ट रूम को बनाने में लगा दिए।
इससे दो फायदे हुए। पहला, उसे एक अलग और शांत कमरा मिल गया जहां वह अकेले रहकर काम कर सके, और दूसरा, वह अपने मंत्रों का अभ्यास कर सका और अपने शरीर में मना को और बेहतर बना सका। लगभग 20 दिनों की मेहनत के बाद मयंक ने आखिरकार अपना प्रोजेक्ट रूम तैयार कर लिया। उसने पहाड़ के भीतर 20-20 मीटर का एक कमरा बनाया जिसकी ऊंचाई 5 मीटर थी, जो कि एक बहुत ही विशाल स्थान था। उसने टेबल, कुर्सियां और डेस्क भी धातु से बनाए, जिनके लिए उसने 2 स्टार जादुई कला मेटल बेंड का प्रयोग किया। यह नल की पाइप बनाने के लिए अच्छा अभ्यास था। सब कुछ तैयार होने के बाद मयंक आखिरकार शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ठक ठक ठक, पूरे घर में हथौड़े की आवाजें गूंज रही थीं। यह कंपन हवेली के हर कोने में फैल गया था, यहां तक कि रसोई घर में काम कर रही नौकरानियों तक को यह महसूस हुआ। ऊपर क्या हो रहा है? एक नौकरानी ने पूछा। युवा स्वामी कुछ गुप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कोई उन्हें परेशान न करे, बरेट्टा ने उत्तर दिया। इतनी जोर की आवाजें क्यों हैं? यह तो खतरनाक लग रहा है। क्या हमें इसे रोकना चाहिए? सर और मैडम तो पूरे 1 महीने के लिए बाहर हैं। नौकरानियां मयंक की हरकतों को लेकर चिंतित थीं। भले ही उसकी मां ने उसे शहर से बाहर रहते हुए जो चाहे करने की इजाजत दी थी, मगर नौकरानियों ने नहीं सोचा था कि वह इतना बड़ा कदम उठाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरा घर तोड़ रहा हो। फिर शांति। कुछ मिनटों बाद मयंक नीचे रसोई घर आया और उसकी हालत देख सभी नौकरानियां उसे अजीब नजरों से देखने लगीं। उसके चेहरे और कपड़ों पर धूल और मलबा चिपका हुआ था। मेहनत कर रहा हूं या फिर बहाना बना रहा हूं? हाँ, दिन भर का काम है बस, मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने लिए पानी का गिलास भर लिया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और राहत की सांस ली। तो चलिए, आप सबका दिन शुभ हो। फिर वह वापस ऊपर चला गया अपने उस अजीब से प्रोजेक्ट पर काम करने, जिसने पूरी हवेली को हिलाकर रख दिया था। नौकरानियां बस देखती रह गईं, स्तब्ध। मयंक का मूड अब और अच्छा नहीं हो सकता था। कुछ और दिनों की मेहनत के बाद मयंक ने आखिरकार अपना नल प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। उसने अपने बाथरूम की ओर देखा, जहां दीवार से एक सीधा पाइप बाहर निकलता दिख रहा था, जिसके ऊपर एक साधारण लीवर लगा हुआ था। इस नल के नीचे एक छोटा सा कटोरा रखा था, जिसकी तली से पाइप जमीन की ओर जा रही थी। आखिरकार सच का पल आ गया। मयंक ने लीवर घुमाया और पाइपों के भीतर एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजने लगी, और कुछ ही सेकंड बाद नल से पानी की पहली बूंदें बहकर कटोरे में गिरने लगीं। फिर वो बूंदें एक पतली धारा में बदल गईं और आखिरकार एक सामान्य मोटी जलधारा बन गई। मैंने कर दिखाया, मयंक ने खुशी से चिल्लाया। उसने सिंक से पानी अपने हाथों में लिया और खुद पर उछाल दिया। लगभग 1 महीने की मेहनत के बाद उसकी सारी कोशिशें रंग लाई थीं। इस व्यवस्था को काम करने के लिए मयंक ने हवेली की छत पर एक बड़ा पानी का टैंक बनाया था। गुरुत्वाकर्षण और वायुदबाव के संयोजन से जब तक पाइप उस टैंक से नीचे होते, पानी स्वतः ही बहता रहता। इसके लिए उसे दीवारों और फर्श का कुछ हिस्सा तोड़ना पड़ा ताकि पाइप बिछाए जा सकें, जिससे कमरा और हवेली का हिस्सा किसी पागल द्वारा बर्बाद किए गए क्षेत्र जैसा लगने लगा। लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह एक कदम और करीब था उस आरामदायक जीवन के जो उसने अपने पिछले जीवन में जिया था। और इतना ही नहीं, यह इस दुनिया के लिए एक तकनीकी क्रांति भी थी। युवा स्वामी, मुझे आपसे इन आवाजों के बारे में कुछ कहना है। बरेट्टा मयंक के कमरे में आई और सीधे बाथरूम की ओर गई, उसे रोकने के इरादे से। जब उसने कमरे में चारों ओर तबाही और धूल देखी, तो वह शिकायत करना चाहती थी कि सिर्फ एक शौक के लिए उसे घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर नल पर पड़ी। नल से अब भी पानी ऐसे बह रहा था जैसे उन पाइपों के पीछे कोई उग्र नदी हो। वह स्तब्ध रह गई, अवाक। युवा स्वामी, यह क्या है? मयंक मुस्कराया। ओह, इसे नल कहते हैं। यह बस एक चीज है जो मैंने शौक से बनाई है। चलिए,
आजमाना चाहेंगी? बरेट्टा को उत्सुकता तो हुई, लेकिन वह अभी भी थोड़ा घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सा जादू है जो इस नल से पानी बहा रहा है। जैसे ही वह थोड़ा पास आई, मयंक ने अचानक सिंक से पानी लेकर उस पर छपका दिया, जिससे वह चौंक गई। जैसे ही उसने उस पानी की गर्माहट महसूस की, उसे एक बात समझ में आई, यह कोई जादुई पानी नहीं था। यह तो कुएं से निकला हुआ एकदम प्राकृतिक पानी था। पर यह कैसे संभव है? मयंक के बाथरूम में एक भीड़ लग गई थी। भी दासियां किसी चमत्कार की तरह उस नल से बहते हुए बिना जादू वाले पानी को देख रही थीं। ये समझ से परे है। पानी इतनी तेजी से कैसे बह रहा है? क्या कोई पीछे से पानी फूंक रहा है क्या? बरेट्टा ने गंभीरता से मयंक को घूरा। युवा स्वामी, क्या आपने इसे खुद बनाया है? मयंक ने सिर हिलाया। कैसे? सभी ने पूछा। उनकी आंखों में उत्सुकता की चमक थी। मयंक ने कंधे उचकाए। कुछ खास नहीं है, बस गुरुत्वाकर्षण और दबाव का सही इस्तेमाल किया है। आसान शब्दों में कहूं तो पानी नीचे की तरफ बहता है क्योंकि धरती उसे खींचती है, और अगर पाइप जोड़ दिए जाएं, उसने उन्हें पानी के दबाव और पाइपलाइन सिस्टम के बारे में एक छोटा सा व्याख्यान दिया। ये सभी बातें उसे चैट AK-1 से मिली थीं। इसी वजह से वह बहुत जानकार लग रहा था। दासियां यह नहीं जानती थीं, लेकिन जब वे मयंक की बातें सुनती रहीं, तो वे उसके ज्ञान से चकित रह गईं। पहले तो उन्हें लगा था कि यह सब जादू का कमाल है, लेकिन जब उन्होंने उसकी सरल व्याख्या सुनी, तो वे खुद से सवाल करने लगीं। हमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? युवा स्वामी, आप तो जीनियस हैं, एक दासी ने उसकी तारीफ की। हमें तुरंत मैडम को बताना चाहिए। उन्हें जानकर खुशी होगी कि उनका बेटा सिर्फ दिखने में नहीं, दिमाग से भी तेज है। मयंक ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। मैं चाहूंगा कि मेरी मां को तब तक कुछ न बताया जाए जब तक वो लौट न आए। मैं नहीं चाहता कि उनके बिजनेस के बीच में खलल पड़े। असल में मयंक को हवेली में अपनी मर्जी से काम करने की छूट सिर्फ इसलिए मिली थी क्योंकि उसके माता पिता शहर से बाहर थे। कोई भी उसे रोकने वाला नहीं था। लेकिन अगर उसकी मां अचानक लौट आईं और यह सब देखा, तो उसे नहीं पता था कि उनका क्या रिएक्शन होगा। युवा स्वामी, ये क्या है? एक दासी की नजर आखिरकार सिंक के पास फर्श में लगी एक बड़ी धातु की कटोरी पर पड़ी। यह नल की तरह दीवार पर नहीं, बल्कि जमीन में जमी हुई थी। इस कटोरी में पहले से पानी था, लेकिन उसके ऊपर कोई नल नहीं था। ओह, उसे मैं शौचालय कहता हूं। यही असल वजह थी जिसकी वजह से उसने पूरे घर में पानी की पाइपलाइन बिछाने का विचार किया था। मयंक ने इस दुनिया में 5 साल गुजारे थे जहां हर बार जंगल या किसी हांडी में काम निपटाना पड़ता था। इस दुनिया में लोगों को गंध की आदत थी, लेकिन मयंक, जो स्वच्छता की दुनिया से आया था, उसके लिए यह बहुत ज्यादा था, जब तक उसने एक उचित पाइपलाइन सिस्टम नहीं बना लिया। हालांकि अभी तक वह एक सही फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं बना पाया था, लेकिन जो भी फ्लश किया जाता, वह पाइपों के जरिए हवेली से दूर एक नदी तक पहुंच जाता। वह भविष्य में इसे बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन फिलहाल इतना काफी था। ये करता क्या है? ओह, मुझे पता है, इसमें पानी पीते होंगे, है ना? मयंक ने फौरन सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मैं दिखाता हूं। वह शौचालय के पास गया और उसके ऊपर लगे बटन को दबाया, और तभी वूश, पानी जोर से नीचे की ओर बह गया और एक जोरदार फ्लशिंग आवाज आई, बिल्कुल वैसी जैसी मयंक अपने पुराने जीवन में सुनता था। लेकिन दासियों के लिए वो आवाज किसी राक्षस की दहाड़ जैसी थी, मानो वो कटोरी के नीचे छिपा हो। सभी दासियां एकदम चौंक गईं और लगभग कमरे से उछलकर बाहर निकल गईं। ये क्या था? युवा स्वामी, क्या इसके नीचे कोई जीव है? मयंक हंस पड़ा। नहीं, इसे शौचालय कहते हैं। यहां आप अपना काम निपटाते हैं। दासियां अभी भी उस शौचालय से घबराई हुई थीं, लेकिन मयंक की बातों ने उनकी उत्सुकता जगा दी थी। मतलब काम, मतलब असली वाला काम। जैसे नंबर 1
और नंबर 2। मायंक ने सिर हिलाया। आप इस कटोरी पर बैठते हैं और अपना काम करते हैं, फिर ये बटन दबाते हैं और सारा पानी फ्लश होकर आपके छोड़े गए काम को बहा ले जाता है। फिर आप नल से हाथ धोते हैं और इस तरह आप पूरी तरह साफ हो जाते हैं। एक दासी के चेहरे पर एक जिज्ञासु लुक था। तो जब फ्लश कर देते हो तो वो सब कहाँ चला जाता है? मैंने पाइपों को हवेली के पास वाली नदी से जोड़ दिया है, मायंक ने जवाब दिया। सभी दासियां दंग रह गईं। अब उन्हें इस शौचालय की असली उपयोगिता समझ में आ चुकी थी। आखिरकार घर में जो भी काम होता था उसे साफ करने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। उन्हें हर बार हाथ से गंदगी निकालकर नदी में फेंकना पड़ता था, एक बेहद थकाऊ और घिनौना काम। लेकिन इतना ही नहीं, उसके बाद वे बहुत सारा पानी और मेहनत खर्च करके लैट्रिन और गंदे बर्तन भी साफ करती थीं। लेकिन इस शौचालय के साथ उन्हें ये सब नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ एक बटन दबाने से सब कुछ बह जाता था, हाथ गंदे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात, अब बदबू से भी छुटकारा मिल जाएगा। ये तो क्रांति है, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सुना। युवा स्वामी, आपका ये आविष्कार प्रतिभा से कहीं ऊपर है। पानी का ऐसा चमत्कारी उपयोग, आप तो कई जादूगरों से भी ज्यादा रहस्यमय लगते हैं। युवा स्वामी, दासियां उसकी तारीफ करते नहीं थक रही थीं। वे नल और शौचालय को ऐसे देख रही थीं जैसे वो सोने से बना हो। कुछ दासियां तो नल के बहते पानी से इतनी उत्साहित हो गईं कि खेलने और एक दूसरे पर छींटे मारने लगीं। हा हा हा। मायंक भी हौंस पड़ा। जब उसने पाइपलाइन सिस्टम पूरा किया था तब उसकी भी ठीक यही प्रतिक्रिया थी। ठीक है, बस करो। ये तुम लोगों के लिए शोभा नहीं देता। हम पेशेवर लोग हैं। बरेट्टा ने तुरंत युवा दासियों को डांट कर रोका। वे ऐसे खेल रही थीं जैसे यह मायंक का निजी बाथरूम नहीं बल्कि कोई तालाब हो। कमरे में इस तरह भीड़ लगाना पहले ही अनुचित था। बाहर जाओ, सब बाहर, वरना मैडम को बता दूंगी कि तुम सब युवा स्वामी के कमरे में घुस गई थीं। दासियां तुरंत सीधी होकर डर के मारे कमरे से निकल गईं। उन्हें इस बात का डर था कि अगर मैडम को पता चला तो वह जलन से बौखला जाएंगी। बरेट्टा भी बाहर चली गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी अनुशासन में रहें। और अंततः मायंक अकेला रह गया अपने कठिन परिश्रम के फलों का आनंद लेने के लिए। एपिसोड हारोस उचित शौचालय। अगली सुबह बरेट्टा अचानक नौकरानियों की चीखों की आवाज से जाग गई। क्या? वो तुरंत बिस्तर से उठी और नौकरानियों के डॉर्मेट्री से बाहर निकली, यह सोचते हुए कि कोई भयंकर हादसा हो गया होगा। लेकिन जब उसने नीचे एट्रियम की ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। पूरा स्थान पूरी तरह से खाली था। आमतौर पर इस समय तक दासियां सफाई और दूसरे कामों में लगी होती थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। नहीं हो सकता। वो चीखों का पीछा करते हुए किचन हाउस तक पहुंची, जहां दासियां किसी चीज के चारों ओर इकट्ठा होकर उत्साह में झूम रही थीं। इतना शोर क्यों मचा रखा है? उसने पूछा। सबसे कम उम्र की दासियां उसकी ओर मुड़ीं और उनके चेहरे पर जबरदस्त मुस्कान थी। उन्होंने बरेट्टा को रास्ता दिया और जो चीज वो दिखा रही थीं वो देखकर बरेट्टा स्तब्ध रह गई। जहां पहले बर्तन और रसोई के औजार रखे जाते थे, वहीं अब दीवार से एक कटोरे जैसा हिस्सा निकला हुआ था और उसके ऊपर वही चमत्कारी नल लगा हुआ था। इतना ही नहीं, वहां कम से कम 3 नल एक के बगल में लगाए गए थे। युवा स्वामी ने ये रात भर में बना दिए होंगे। है ना कमाल की चीज? दासियां खुशी से चिल्लाईं। अब हम यहीं सारे बर्तन धो सकते हैं, कुएं तक जाने की जरूरत नहीं। बरेट्टा उन नलों तक पहुंची और लीवर घुमाया, जिससे साफ बिना जादू वाला पानी कटोरे में बहने लगा। शिशी शिशी। और ये तो बस शुरुआत है। आपको बाथरूम में जाकर देखना चाहिए उन्होंने क्या किया है। सब दासियां बरेट्टा को खींचकर साझा शौचालय की ओर ले गईं। यह वही जगह थी जहां हवेली के सारे कर्मचारी अपना काम करते थे, इसलिए यह जगह आमतौर पर बदबूदार और गंदी होती थी। लेकिन जैसे जैसे वे पास पहुंचीं, बरेट्टा को जरा भी बदबू नहीं आई। और जब वे सभी उस कमरे में पहुंचीं तो कारण साफ हो गया।
कमरा अब पूरी तरह बदल चुका था। एक दीवार पर कई नल लगे थे, फर्श में पाइप लगाए गए थे ताकि सारा गंदा पानी बाहर निकल जाए और कमरे में बदबू न रुके। वहीं दूसरी ओर शौचालय लगाए गए थे जो सारी गंदगी को सीधे नदी की ओर बहा देते थे, जिससे बाथरूम पहले से कहीं ज्यादा साफ और ताज़ा लग रहा था। हमने इसे पहले ही आजमा लिया है और ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे युवा स्वामी ने बताया था। मुझे अभी भी उस फ्लश की आवाज से डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है मैं धीरे धीरे इसकी आदी हो जाऊंगी। घर में स्वच्छ बहता हुआ पानी उपलब्ध होना एक क्रांति थी। न केवल दासियां खुद को पूरे दिन साफ सुथरा महसूस कर रही थीं, बल्कि उनका काम भी अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया था। अच्छा लगा? एक युवा पुरुष स्वर अचानक उनके पीछे गूंजा। मायंक दीवार से टेक लगाए खड़ा मुस्कुरा रहा था। दासियां तुरंत दौड़ती हुई उसके पास आईं और उसे गले से जकड़ लिया। युवा स्वामी, मैं आपसे प्यार करती हूं, अब जीवन भर आपकी सेवा करूंगी। मैंने नहीं सोचा था कि आप हमें इतनी कीमती चीज देंगे। धन्यवाद। मैं तो बस बाथरूम में ही रहना चाहती हूं। मायंक का चेहरा चारों ओर से गले लगाने वाली दासियों के बीच दब गया, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। उनकी खुशी सुनकर उसे ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में रहन सहन का स्तर कितना नीचे था। उसी क्षण उसने ठान लिया कि वो आगे भी अपनी और दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाता रहेगा। जैसे ही वह अत्यधिक उत्साहित दासियों से बाहर निकला, वह बरेट्टा की ओर बढ़ा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, उसने कहा। बरेट्टा ने बाकी दासियों की ओर देखा, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युवा स्वामी अब क्या दिखाने वाले हैं। ऐसा लग रहा था कि बाथरूम ही उनकी एकमात्र सरप्राइज नहीं थी। मायंक आगे बढ़ा और नौकरानियों के डॉर्मिट्री की ओर चलने लगा। पीछे पीछे बरेट्टा और बाकी दासियां भी चल पड़ीं। डॉर्मिट्री हवेली से जुड़ी हुई एक इमारत थी, जहां दासियां अपने काम से बाहर का समय बिताती थीं। वहां उनकी निजी कोठरियां और अलग-अलग वॉशरूम भी थे, और ऐसा लग रहा था कि मायंक ठीक उसी दिशा में जा रहा था। युवा स्वामी, बरेट्टा ने पूछा। मायंक धीरे धीरे बरेट्टा के लिए निर्धारित वॉशरूम की ओर बढ़ा। हालांकि उसे बरेट्टा का वॉशरूम कहा जाता था, लेकिन वहां केवल जरूरी चीजें ही थीं, एक बाल्टी और एक मग जिससे वे नहाया करती थीं। लेकिन जैसे ही मायंक ने दरवाजा खोला, सभी नौकरानियां दीवार से जुड़ी एक अजीब सी पाइप को देखकर चौंक गईं। दीवार से एक पाइप निकली हुई थी जो नल जैसी लग रही थी, लेकिन यह पहले देखी गई नल से बिल्कुल अलग थी। यह एक तश्तरी जैसी धातु की आकृति थी जिसके नीचे छोटे छोटे छेद थे। इसे शावर कहते हैं। मायंक ने लीवर घुमाया और अचानक उन छोटे छेदों से पानी की बौछार गिरने लगी, बिल्कुल जैसे बाथरूम में एक छोटी सी झरना बहने लगी हो। बरेट्टा धीरे धीरे शावर से गिरते पानी की ओर बढ़ी। वह पानी गर्म था। वह ठंडा और अजीब सा पानी नहीं था जो जादूगर पैदा करते थे। यह पूरी तरह प्राकृतिक और सुकूनदायक लग रहा था। मुझे पता है कि तुम्हें जादुई पानी पसंद नहीं, इसलिए मैंने ये शावर बनाया। अब तुम्हें कुएं से भारी बाल्टी नहीं उठानी पड़ेगी, तुम्हें अपनी कमर पर जोर नहीं डालना पड़ेगा। आखिरी बात बहुत मायने रखती थी। बरेट्टा और बाकी दासियां सोचती थीं कि युवा स्वामी को उसकी तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन सच्चाई ये थी, उसे सब पता था। युवा स्वामी, क्या आपने ये सब मेरे लिए बनाया? मायंक ने मुड़कर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी लज्जा की लालिमा थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस अपने लिए भी एक शावर बनाना चाहता था, बस। और वैसे भी इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। जवान दासियां मुस्कुरा उठीं। युवा स्वामी, झूठ भी बोलते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। क्या? कितना प्यारा है? और भी ज्यादा क्यूट हो गए हैं युवा स्वामी। सिर्फ होशियार ही नहीं, बल्कि इतने केयरिंग भी हैं। क्या ही परफेक्ट इंसान है। वहीं बरेट्टा की आंखें थोड़ी नम हो गईं। वो सिर्फ एक दासी थी, लेकिन युवा स्वामी ने उसे इतनी परवाह दी थी। यही वो वजह थी कि वह युवा स्वामी की सेवा करना पसंद करती थी, और शायद यही वो कारण था
जिसके चलते वह जीवन भर उसकी सेवा करने को तैयार थी। दिन बीतते गए और युवा स्वामी की खोजें वेंडरबिल्ट हवेली के कर्मचारियों के बीच जंगल की आग की तरह फैल गईं। जो लोग उस समय शहर से बाहर थे जब मयंक ने नल बनाए थे, उन्हें वापस आते ही एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। दासियां अब ज्यादातर समय रसोईघर और शौचालय में बिताने लगी थीं। बटलरों को ऐसा लगने लगा जैसे दासियां अचानक दिन में 2 बार नहाने की आदी हो गई हों, लेकिन एक दिन बाद ही उन्हें सच्चाई का पता चला। दरअसल युवा स्वामी ने हर दासी के कमरे में एक शावर और शौचालय लगा दिए थे, जिससे अब उन्हें बार बार जादूगरों से पानी मांगने की जरूरत नहीं थी। जैसा कि अपेक्षित था, बटलर भी पहली बार इन नलों और शौचालयों को देखकर वैसे ही चौंक गए जैसे पहले दासियां हुई थीं। युवा स्वामी ने ये सब बनाया है। कुछ बटलर खुद भी कारीगर थे और जानते थे कि ऐसी पाइपलाइन और उपकरण बनाना कितना मुश्किल होता है। ये सिर्फ हाथ से बनाना संभव नहीं था। कुछ ऐसे बटलर जो जादू को थोड़े अच्छे से समझते थे, उन्होंने तुरंत महसूस किया कि पाइप्स में जादुई छेड़छाड़ की गई थी। इससे समझ आता था कि इतनी सटीक और बिना गलती की पाइपलाइन कैसे बनी, लेकिन फिर भी ये बात समझ से बाहर थी। मयंक सिर्फ 5 साल का था। उसे तो अभी जादू सीखना शुरू ही करना चाहिए था। वो खुद से जादू कैसे कर सकता था? चूंकि वे सिर्फ बटलर थे, वे युवा स्वामी से सवाल नहीं कर सकते थे। लेकिन अंदर ही अंदर वे इस बात से थोड़ा सहम गए थे कि युवा स्वामी कितना प्रतिभाशाली और जीनियस है, जो उसने ये पूरा प्लम्बिंग सिस्टम बना डाला, वो भी जादू का इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल, मयंक उनकी निगाहें महसूस कर रहा था। उसे पता था कि जादू कर पाने का उसका राज ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। दासियां भले ही सवाल ना करें, लेकिन माँ बाप जरूर पूछेंगे। लेकिन जब तक वे हवेली में वापस नहीं आए थे, उसका राज सलामत था। और बटलरों की चुप्पी खरीदने के लिए मयंक ने उनके हॉस्टल में भी शावर और टॉयलेट लगा दिए। बस फिर क्या था, बटलर भी पानी के झरने जैसे शावर में नहाकर उतने ही खुश रहने लगे जैसे दासियां। वे अब दासियों का मजाक नहीं उड़ाते थे और खुद भी दिन में 2 बार नहाने लगे। बेशक जब भी टंकी खाली हो जाती, सबको थोड़ा थोड़ा योगदान देना पड़ता। मयंक ने जमीन के नीचे के जलस्रोत से जुड़ी एक टंकी के पास 6 मैनुअल पानी पंप लगाए। रोज सुबह सिर्फ 6 लोगों को कुछ मिनटों तक पंप करना होता था, ताकि टंकी में पूरे दिन के लिए पानी भरा रहे। कुएं से बाल्टी भरकर पूरे हवेली में घुमाने के मुकाबले ये मेहनत कुछ भी नहीं थी। अब 1 हफ्ता बीत चुका था जब से मयंक ने प्लम्बिंग सिस्टम तैयार किया था और हवेली का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। दासियां अब थोड़ी हल्की चाल से नहीं, आत्मविश्वास से चलती थीं। बटलर अब ज्यादा शान से चलते थे। कुल मिलाकर सब युवा स्वामी द्वारा किए गए बदलावों से बहुत खुश थे। एक दिन मयंक की नज़र एक बटलर पर पड़ी, जो अपनी पीठ पर एक हिरण की लाश उठाकर ला रहा था। जब उसने पूछा तो बटलर ने बताया कि पिछले हफ्ते वे सब जो हवेली से बाहर थे, वे जंगल में शिकार पर गए थे। हम सर्दी की तैयारी कर रहे हैं युवा स्वामी। हमें अभी से मांस सुखाना होगा, ताकि जब देश में खाने की किल्लत हो, तब हमारे पास भंडार हो। मयंक ने उस कटे हुए हिरण की लाश को देखा और उसमें एक पीला सफेद हिस्सा देखा। वसा, और तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, जब नहाते हैं तो साफ सुथरा रहने की सबसे जरूरी चीज क्या होती है? जवाब था साबुन। इस मध्ययुगीन दुनिया में साबुन का एक बहुत ही कच्चा रूप था, लेकिन मयंक के मानकों के अनुसार वह पर्याप्त नहीं था। HAK1, क्या तुम मुझे मेरी पिछली दुनिया के मानकों के अनुसार साबुन बनाने की स्टेप बाय स्टेप विधि बता सकते हो? बिल्कुल। अगर आप ऐसा साबुन बनाना चाहते हैं जो शरीर को साफ भी करे और त्वचा को निखारे, तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। उसका निजी सहायक एक बार फिर उसके दिमाग में जानकारी भरने लगा और उसे एक आसान लेकिन पूरी तरह से व्यावहारिक मैनुअल दे दिया, जिसे वो उसी समय पूरा कर सकता था। क्या मुझे कुछ जानवरों की चर्बी मिल सकती है? मयंक ने बटलर से पूछा। जानवरों की चर्बी साबुन बनाने में एक अहम घटक होती है,
और मायंक को ये पहले से ही पता था, चैट AK-1 से पूछने से पहले भी। बटलर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा कि एक 5 साल का बच्चा जानवरों की चर्बी क्यों मांग रहा है, लेकिन फिर उसने सोचा ही बच्चा वो अद्भुत चीजें बना चुका है जो दुनिया के सबसे होशियार आविष्कारक भी नहीं बना सके। आखिरकार वह मान गया। मायंक ने आगे बढ़कर बेरेट्टा से बाकी चीजें मंगवाने के लिए कहा जो उसे अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए चाहिए थीं। युवा स्वामी, क्या आप फिर से कुछ बड़ा बनाने जा रहे हैं? बेरेट्टा ने आंखों में चमक के साथ पूछा। टॉयलेट जितना बड़ा कुछ नहीं है, वादा करता हूं इस बार घर नहीं उड़ाऊंगा, उसने दोनों हाथ छाती पर रखकर कहा। बेरेट्टा ने गहरी सांस ली और उस लिस्ट को देखा जो उसे दी गई थी। ठीक है युवा स्वामी, हम ये सामान पास के कस्बे से लाएंगे, सूर्यास्त से पहले वापस आ जाएंगे। बेरेट्टा और कुछ अन्य नौजवान दासियां सफर की तैयारी करने लगीं। जैसे ही खबर फैली कि युवा स्वामी कुछ अजीब सा सामान मंगवा रहे हैं, कई और दासियां भी मदद करने आगे आ गईं। वे अब भी शॉवर और टॉयलेट के लिए आभारी थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वे एक और अद्भुत आविष्कार की उम्मीद कर रही थीं। वे चाहती थीं कि अगली खोज की गवाह सबसे पहले वही बने। मायंक ने जाते वक्त उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया। वो मन ही मन खुश हुआ। इस दुनिया में अमीर माँ बाप होना उसके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में वरदान था। अगर उसके पास पैसे न होते तो ये सब करना नरक जैसा होता। थोड़ा इंतजार करने के बाद दासियां उस झोले के साथ लौट आईं जिसमें सभी जरूरी सामान थे। मायंक ने तुरंत झोला खोला और देखा कि उसमें इसेंशियल ऑयल्स की शीशियां थीं और सबसे जरूरी चीज लाए और जानवरों की चर्बी साबुन के मुख्य घटक थे, इसलिए उसने बेरेट्टा से ढेर सारी मंगवाई थीं और उसने मायूस नहीं किया। मायंक तुरंत जंगल की ओर अपने प्रोजेक्ट रूम की तरफ निकल पड़ा जो पहाड़ के पास था। रात के खाने के लिए वापस आ जाना युवा स्वामी, बेरेट्टा ने पीछे से पुकारा। अब वह उसके यूं अकेले चले जाने की आदत डाल चुकी थी, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं की। अगली सुबह मायंक उत्साह से बिस्तर से उछल पड़ा और सीधे अपने प्रोजेक्ट रूम की तरफ दौड़ा। चैट AK-1 के निर्देशों के अनुसार उसने बड़ी आसानी से लाए और जानवरों की चर्बी से एक साबुन का मिश्रण तैयार किया। पिछली रात उसने इस मिश्रण को एक सांचे में डाला और एक साधारण 1 स्टार एम्बर स्पेल की मदद से उसे जल्दी सुखाया और अगली सुबह वो तैयार था। उसने अपना पहला साबुन बना लिया था।